बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की कुछ बहुत ही रीसेंट हैपनिंग्स हैं जिनको कवर करते हुए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसीलिए व्लॉग भी थोड़ा लेट हो रहा है। आज अकबर एस बाबर साहब ने कोई बुलाई हुई थी कौमी कॉन्फ्रेंस अपने बानी लोगों की, और मैंने कुछ विजुअल्स भी वहाँ पे रिकॉर्ड किए कि कौन से बानी अरकान हैं जिनको मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, सिवाय एक खातून के जो नौरीन है वहाँ पर काफ़ी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और आज उन्होंने एक करारदाद भी आपस में बैठ के मंजूर की, और उसकी सूरत में मुझे ऐसा लग रहा है, या सिक्स सेंस ऐसा बोल रही है, या जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के ऊपर कब्जा करने की खौफनाक कोशिश का आज बाकायदा आगाज़ हुआ है। और जिस तरह से उन्होंने अपना पैटर्न बताया, आगे क्या क्या होने जा रहा है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, फिर इलेक्शन कमीशन से बल्ले की बहाली, फिर अपना इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने तैनात करना, ये सारी तफसीलात व्लॉग के अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। पहले मैं ज़रा ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, कुछ और मामला चल रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इंतखाबात में अब 13 दिन रह गए हैं, काउंटडाउन बहुत तेज़ी से जारी है, और इमरान खान का संडे का पावर शो डाउन जो है वो भी होने जा रहा है। क्या इमरान खान का सुनामी पूरे मुल्क में निकलने वाला है, इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि इतवार को घरों से निकलने का पैगाम आज एक बार फिर जेल से दोहराया गया है, और इमरान खान ने कहा है कि कोई उम्मीदवार घर में ना रहे और सब के सब इतवार को घरों से निकलें। ज़ाहिर बात है, सिर्फ उम्मीदवार नहीं निकलेंगे, लोग भी निकलेंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त संडे आपको देखने को मिलेगा। या तो लोग निकल आएंगे, या फिर ये सारे छापे, गिरफ्तारियाँ, मुकदमात और ये इस किस्म का सिलसिला आपको और ज़्यादा शिद्दत से देखने को मिलेगा, बिकॉज इंतज़ामी सतह पर पैनिक बटन तो क्रिएट हुआ है इमरान खान की इस कॉल के बाद। और इस वक्त जो सबसे ज़बरदस्त कैंपेन कर रहा है वो कौन लोग हैं, मैं जो मेरी नज़र में, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, टॉप 3 कौन है वो मैं बताता हूँ, फिर आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी नज़र में टॉप 3 या टॉप 5 कौन हो सकता है। चलिए टॉप 5 का जिक्र कर लेते हैं। मेरी नज़र में जो इस वक्त सबसे ज़बरदस्त कैंपेन हो रही है ऑन ग्राउंड, अगर कोई सही मानों में आम हालात में जैसे कैंपेन होती है वैसे कर रहा है, तो वो है खातून उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज़ डार। उन्होंने क्या ज़बरदस्त कैंपेन लॉन्च कर रखी है, उनका तराना भी बहुत ज़बरदस्त लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन, हल्के वाइज कैंपेन, यूनियन काउंसिल की सतह पर, और जिस तरह से वो मुकाबला कर रही हैं, मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 के ऊपर उन्हें रैंक करना चाहिए इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर नंबर 2 पे शेर अफजल मरवत, उनकी भी कैंपेन बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। मतलब उनके बारे में तो ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनकी कैंपेन कमज़ोर हो सकती है, बिकॉज़ वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने एक सोई हुई पीटीआई को, कहते हैं कि एक तरह से जगा दिया उन हालात में जब इमरान खान मैदान में नहीं थे। तो उन्होंने जो जान डाली, मोमेंटम डाला, तो उसके बाद लोग तो उनके दीवाने हैं ही। तो इसलिए उनकी जो कैंपेन है वो भी बड़े नेक टू नेक कंपटीशन पे जा रही है, और अच्छा पावर शो डाउन वो भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर उनका हल्का है, बल्कि वो तो अपने हल्के से बाहर निकल के भी, या यूँ कह लीजिए कि क्रीज से बाहर निकल के भी कैंपेन कर रहे हैं। अभी सिंध भी चले गए थे। खैर, और नंबर 3 पे जो मुझे सबसे अच्छी कैंपेन लगी वो है सलमान अकरम राजा की लाहौर में, क्योंकि लाहौर में जिस किस्म की सिचुएशन है, और लाहौर में रह के कैंपेन करना, पंजाब में कैंपेन करना वो ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए रेहाना इम्तियाज़ डार को मैंने नंबर 1 पे रखा, बिकॉज़ वो कैंपेन पंजाब में हो रही है, और उनका मुकाबला जिस किस्म की इंतज़ामी मशीनरी से है। सलमान अकरम राजा भी लाहौर से कैंपेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जिस किस्म की सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ सकता है इसके बावजूद। लेकिन जो अच्छा फैक्टर है कि डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं, अपने बाकी काम भी कर रहे हैं, अपनी लीगल असिस्टेंस जो है वो भी इमरान खान को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये सारा कुछ भी हो रहा है। तो ये सारा कुछ है। और फिर शहरियार आफरीदी वो भी आज कोहाट पहुंचे हैं। कुछ मनाजर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखे, मैं उन्हें कंफर्म कर लूँगा कुछ ही देर में नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आज के उनके मनाजर हैं। अगर आज ही के हैं तो वो भी ज़बरदस्त उनका शो डाउन रहा। मतलब एक अपने हल्के में कोई 8 महीनों के बाद जाना और ज़बरदस्त वेलकम लेना, ये भी एक अच्छी कैंपेन रही। और फिर NA 117 से जो PTI के उम्मीदवार हैं एजाज़ बुटर, वो भी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, घरों तक पहुंच रहे हैं। नईम पंजोता को भी देखा, वो भी रात गए तक अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो ऑन ग्राउंड आपको काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और जो मैं नहीं बता पा रहा या मेरे से मिसिंग है वो आपने ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी नज़र में टॉप 5 कौन हो सकते हैं। फिर आज सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई कि सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। इमरान खान के साथी हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे थे, तो बाकी सारे फोरम से होते होते अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो वहां से उन्हें इजाज़त मिली है। तो अब उनका भी एक इलेक्शन कैंपेन जो है वो देखने वाला होगा। फिर सनम जावेद और
परवेज़ इलाही, इन दोनों का मामला, बल्कि शौकत बसरा, इन तीनों का मामला जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने वाला है कि क्या सनम जावेद इलेक्शन लड़ सकती हैं या नहीं, परवेज़ इलाही को इजाज़त मिलेगी, शौकत बसरा को इजाज़त मिलेगी या नहीं। बेंचेस बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के केसेस कल सुनने जा रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली तो ये मुस्लिम लीग नून के उस उम्मीदवार के लिए जो उनके मुकाबले में होगा एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। फिर इस सारे माहौल में सियासतदानों की जानिब से वोट हासिल करने के लिए बुलंदोबांग दावे आप सुन रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से। पीटीआई वाले तो अभी कोई दावे कर ही नहीं रहे ना, अभी तो उनका मुकाबला है कि किसी तरह से वो इलेक्शन लड़ ले। बाकी जो जिनके लिए बिल्कुल ग्राउंड सेट है वो बड़े बड़े मुकाबले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 300 यूनिट्स की बिजली जो है उसका लालच दे रहे हैं कि 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे। कामरान खान साहब ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत, अगर ये उल्टे भी लटक जाएं तो ये 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। और वाकई में इस किस्म की इस वक्त जो सिचुएशन है ये कर ही नहीं सकते। काशिफ अब्बासी ने जब बिलावल भुट्टो से कहा कि ये तो प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, उन्होंने कहा कि हम ख्वाब भी ना देखें। अच्छी बात है, ख्वाब देखें, ज़रूर देखें, लेकिन वोटर्स को सब्ज़ बाग के पीछे ना दिखाएं। अगर करना होता तो 16 महीने आपकी हुकूमत रही थी, आप 16 महीने में कर लेते, ये काम किया जा सकता था, लेकिन नहीं कर सके क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मंशूर तो इस वक्त है कोई नहीं, नजरें हैं सारी आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार आएंगे तो हम हुकूमत बनाएंगे। मंशूर वाली गेम कोई नहीं है और सबको पता है कि इस बार गेम जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के हाथ में होगी। और ये भी सबको पता है कि सादा अक्सरियत कोई एक जमात नहीं लेगी, सबको आ जाके आज़ाद उम्मीदवार जो इमरान खान की पार्टी के उनके पीछे ही भागना पड़ेगा। खैर वो कुछ देर में, कुछ दिनों में डिसाइड हो जाएगा कि वो वाकई में आज़ाद हैं या पार्टी की बाइंडिंग उनके ऊपर है। वो केसेस अभी अदालत में चलेंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस दौरान मैंने नदीम अफजल चंद साहब का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा, मैं उसको वेरीफाई करूँगा, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से ही आया उनका बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर दो पार्टियों में से किसी एक के साथ चलना पड़ा इन फ्यूचर तो वो पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। और ये भी कहा कि अगर पीटीआई को कोलिशन गवर्नमेंट अगर बनानी पड़ी, यानी इत्तेहादी गवर्नमेंट बनानी पड़ी, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ बनाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो तरजीह है वो भी तहरीक इंसाफ होगी आने वाले वक्त में, अगर पीटीआई अच्छे नंबर्स में वोट अपने ले लेती है या कैंडिडेट्स जो है उनके आज़ाद जीत जाते हैं तो। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान साहब तो ये वाजे कर चुके हैं कि वो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे लेकिन इन जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। बट अब कुछ नहीं कहा जा सकता। आने वाले वक्त में इमरान खान साहब को जो डिसीजन है वो शायद किसी और सोच से या किसी और नज़रिए से लेने पड़ें, क्योंकि बारगेनिंग पोजीशन जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आने वाले इलेक्शन या इंतखाबात के नताइज के बाद पता चलेगा कि कोलिशन में जाना है या बिल्कुल ही आपने अपने चंद लोगों के साथ ऑपोजिशन में बैठना है, या आपको इतने अच्छे नंबर मिल जाएँ कि आपको किसी बारगेनिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आ जाएँ ज़रा अडयाला जेल में होने वाली उनकी आज की समातों की तरफ, और जो उनके आज के रिमार्क्स रहे, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स थे। अडयाला जेल में आज केसेस की समात थी, वो बताता हूँ। फिर उसके बाद अकबर एस बाबर का जो खौफनाक एक मिशन समझ लीजिए पार्टी के ऊपर कब्जा करने जैसा, उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा आखिर में बताना है। आंखों देखा हाल कि क्या चल रहा है और क्या मैं महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। खैर आज के केसेस की समात के दौरान इमरान खान ने जो उनके समात करने वाले जज हैं मोहम्मद बशीर, उनसे मुकालमा किया कि ये सारा केसेस का जो ड्रामा है ये 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए हो रहा है, तो बराए मेहरबानी आप मेरे जो केसेस हैं इनकी तारीख 8 फरवरी के बाद रख लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन वो बशीर साहब ने कहा मुस्कुराते हुए कि आप ज़रा दलाइल दें आके, उनके वकला को कहा कि केस शुरू करते हैं। हालांकि बशीर साहब जो है वो खुद छुट्टी पर जाना चाहते हैं, उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है कि मेरी रिटायरमेंट तक मुझे छुट्टी पर भेज दिया जाए, मैं ये केस नहीं सुनूंगा। बट स्टिल वो अभी तक सुन रहे हैं, उनको शायद छुट्टी मंजूर नहीं हुई है। वो क्या कहते हैं, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिलती, तो वही सूरत हाल शायद कोई उनके साथ है। फिर दौरान समात इमरान खान साहब ने नैब प्रोसिक्यूटर जो अमजद परवेज़ हैं उनसे एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा किया। उन्होंने कहा अमजद वैसे तुमने बहुत बड़ा छक्का मारा है, गेंद सिर्फ ग्राउंड से ही बाहर नहीं गई बल्कि गुम ही कर दी है। मतलब वो उन्होंने इस सेंस में कहा, वो कहते हैं कि जिन तहाइफ की कीमत चंद करोड़ रुपए बनती थी, यानी 50 करोड़ भी नहीं बनती थी, उन तहाइफ की कीमत तुमने 300 करोड़ बना के लिख दिया कि 300 करोड़ के तहाइफ थे। मेरे खिलाफ 50 करोड़ का तो केस बनेगा नहीं, तो इसलिए 300 करोड़ सीधा सीधा कर दो, तुमने 300 करोड़ बना दिया। फिर इमरान खान साहब ने जज मोहम्मद बशीर से ये शिकवा भी किया एक मौके पर कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बाकियों के खिलाफ जो तोशाखाना रेफरेंस हैं उनकी समात 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी, जो आप ही की अदालत में सुने जाने थे, लेकिन मेरे खिलाफ जो केस है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुन रहे हैं। तो खैर बात आएगी होगी। फिर मीडिया से उनकी डिस्कशन शुरू हुई तो उन्होंने कहा
कहा कि जब मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या आपके कई मुज़ाकरात हो सकते हैं या कोई बातचीत का कोई तरीकाकार, तो उन्होंने कहा कि सियासतदानों के साथ बातचीत करने का कायल हूँ, लेकिन बात उनसे होती है जिनके पास इख्तियार हो, बट जिनके पास इख्तियार ही नहीं उनसे क्या बात करनी। फिर इतवार की कॉल के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने इतवार की कॉल दे दी है, मैं चाहता हूँ कि लोग घरों से बाहर निकलें, तमाम उम्मीदवार अपनी कैंपेन ज़बरदस्त अंदाज से चलाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इधर से कैंपेन दी और उधर से उनके घरों पर छापे शुरू हो गए। तो जिस अंदाज से इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है या होने जा रहा है, इससे क्या इस्तेहकाम आ सकेगा? तो ये कुछ बातें थी जो आज इमरान खान साहब ने की। फिर आ जाइए अब ज़रा अकबर एस बाबर साहब के कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के ऊपर। आज उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, ये कैमरे की फुटेज आपको बता रही है कि कौमी कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग शरीक थे। मैं तो इन लोगों को पीटीआई के रेफरेंस से तो कम अज़ कम नहीं जानता। हाँ, ये दावा करते हैं कि बानी अरकान रहे हैं, तो हो सकता है कि जब से मैंने पीटीआई को कवर करना शुरू किया ये उससे बहुत पहले की बात हो। लेकिन एक खातून को मैं जानता भी हूँ, नौरीन साहिबा, वो बड़ा आज मुस्कुरा रही थी, बड़ी खुश हो रही थी और कह रही थी कि यही तो मैं चाहती थी, इसी के लिए तो सारा कुछ हो रहा था। तो उसमें जो ऐलानात किए गए बहरहाल वो बड़े खौफनाक हैं। और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक करारदाद जो है वो पढ़ के बताई कि आज की इस कौमी कॉन्फ्रेंस में ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर हमने मंजूर किया। और उस करारदाद में जो लिखा गया है उससे मुझे लगता है कि पार्टी के ऊपर पूरा कब्ज़ा होने जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में आप ये पेशरफ्त देखेंगे, एक एक करके ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। सुप्रीम कोर्ट से अकबर एस बाबर साहब को बानी रुकन तस्लीम किया जाना इसी बात की तरफ इशारा है कि वो अब खुलकर खेल सकते हैं। पहले तो पीटीआई उन्हें मानती नहीं थी ना बानी रुकन, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जनाब वो बानी रुकन है, तो फिर अब तो उनके पास और ज़्यादा मार्जिन आ गया। तो वो जो असल मैं समझता हूँ कि पीटीआई की कानूनी टीम से जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ ना इस पूरी सूरत हाल में, कि भाई आप सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं कि ये उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन है। ये आरिफ अलवी साहब उनको बरतरफ करके गए जब वो सेक्रेटरी जनरल थे, तो ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पहुँचा? ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था। वहाँ से आप बताते कि जनाब ये तो मेंबर ही नहीं है, बानी रुकन तो छोड़े, अब तो मेंबर ही नहीं रहे, तब केस स्ट्रांग होता। बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुश्किलात में इजाफा हुआ। अब अकबर एस बाबर साहब का प्लान ये है कि वो अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे बानी रुकन के तौर पे। वो कहते हैं कि अब कोई भी नहीं है, बानी रुकन रह गया ना। और सबसे खौफनाक बात जो उन्होंने की वो ये की कि हम इलेक्शन कमीशन से ये कहने जा रहे हैं कि जब तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो नहीं जाते, उनका नतीजा नहीं आ जाता, शफाफ इंतखाबात नहीं हो जाते, पार्टी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएँ। यानी ये कोई भी पार्टी का रुकन, वो कहते हैं कि जनाब जिनको अभी नामजद किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिए, तो बैरिस्टर गोहर या ईटीसी कोई भी जो है वो लीगल नहीं रहा, तो वो अब पार्टी का अकाउंट इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए पार्टी के जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें जितना पैसा पड़ा है वो सब का सब वो कहते हैं मुंजमद कर दिया जाए। पहली बात ये। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तैनात करने जा रहे हैं। यानी अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो खुद तैनात करेंगे और उसके बाद वो कहते हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन करा के हम इलेक्शन कमीशन को ये सारी दस्तावेजात देंगे कि जनाब हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करा दिया, अब हमारा बल्ले का निशान जो है वो आप बहाल कर दे। दैट मीन्स कि पार्टी टेक ओवर करने की एक पूरी अटैम्प्ट जो है वो इस वक्त हो रही है। एक पूरी बिसात जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फैलाई जा रही है या बिछाई जा रही है। और कोशिश ये है कि ये सारा कुछ करा के पार्टी के जो मामलात है वो खुद संभाल लें, पार्टी का इलेक्शन कमीशनर भी वो मुकर्रर करें और सारी चीज़ें वो खुद अपने डोमेन में रखें। तो इस तरह। और लेकिन कहते ये है कि हम पार्टी पर कब्जा भी नहीं करना चाहते और हम सारा इक़्तिदार जो है वो कारकुनों को देना चाहते हैं, वोटर्स को देना चाहते हैं। वोटर्स तो खड़ा है इमरान खान के साथ, कारकुन तो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो तो आपकी बात मानेगा नहीं। वो कहते हैं लेकिन हम कायल करेंगे। ये 13 जमातें मिलके कायल नहीं कर सकी इमरान खान के वोटर्स को, तो आप अकेले कैसे कायल करेंगे? खैर, जाते जाते एक खबर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के एमपीओ का जो ऑर्डर है, यानी मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर का जो ऑर्डर जारी करके लोगों को गिरफ्तार किया जाता था 30-30 दिन के लिए, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वो जो इख्तियार था वो कलअदम करार दे दिया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उसे बहाल कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और बाकी जो उनके साथ एक दूसरे जज साहब थे, उन्होंने इस केस की समाअत की और जो इख्तियार कलअदम करार दे दिया गया था वो
दोबारा से बहाल कर दिया है। अब चीफ़ कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला और जो भी डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह हैं वो उसी तरह से इन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकेंगे। उनको नोटिसेस वगैरह भी जारी कर दिए गए हैं। तो देखते हैं डिप्टी कमिश्नर का ये इख्तियार अब 8 फरवरी से पहले कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है, बिकॉज़ आगे काफ़ी ज़्यादा लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर। तो क्या नुक्से अमन का ख़दशा करार दे के और गिरफ्तारियाँ होंगी, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।